हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स हैं जो डेट आई पर्सनली वांट कि आप एक बार पढ़ो, क्योंकि देर आर चांसेस कि आपका एग्जामिनर उन टॉपिक्स को पूछे। बिकॉज टेंड होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या फिर स्टूडेंट्स एज वेल मिस करेंगे उन टॉपिक्स को। ठीक है, देर आर चांसेस, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, इस बार भी हो सकता है। तो आई जस्ट गेस्ट कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू है और मे भी पूछा जाए। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन बनाता है अगर कोई तो डेट इज़ वेरी अमेजिंग। व्हाट इज़ आरबीआईज न्यू पॉलिसी फॉर द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ये तो चलिए पायलट प्रोजेक्ट है, ये देखेंगे। और ये टॉपिक और ये सनी देओल वाला टॉपिक, ये दोनों लिंक है आपस में। वह सनी देओल ये नया गदर 2 से रिलेटेड नहीं है, इनके घर पर नोटिस आया था उसके रिगार्डिंग है। डीआरटी एंड सार्फेस आई देखेंगे क्या है इसमें। उसके बाद है कैरामन स्ट्राइक गिव्स स्पेन मिड इन वर्ल्ड कप, भाई विमेंस फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो देखेंगे इसके बारे में भी। ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड एज यूजुअल बहुत ही जेनरिक टॉपिक है हमारे लिए। कालका शिमला रेलवे लाइन इज अ हेरिटेज साइट यूनेस्को, तो इसको थोड़ा देखना बनता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आरबीआई के नए फ्रिक्शन लेस पॉलिसी के साथ। देखो हुआ क्या, आरबीआई में प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। देखो अगर आप आरबीआई देखो ध्यान से तो आरबीआई में कुछ मेजर इश्यूज हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं बैड बैंक्स की, या फिर आप कह सकते हैं एनपीए का प्रॉब्लम है। इंडिया में एनपीए अभी 3.9% है, जो कि 3.6% हो जाएगा अगले साल। आप कहोगे सर ये है क्या, बैड बैंक, गंदा बैंक, एनपीए? नहीं, देखो एनपीए बेसिकली इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जैसे कि मान लो मैंने कोई लोन लिया आरबीआई या फिर किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब आरबीआई इज अ गाइडिंग बॉडी फॉर ऑल दिस। मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया, अब मैंने इतना लोन ले लिया कि हम उसको चुका ही नहीं पा रहे हैं उसके बाद, तो क्या होगा, मुझे एक लोन डिफॉल्टर कर दिया जाएगा। या फिर दो तरीके से होता है, ये वॉलेंटरी हम कर सकते हैं, मना खुद मना कर, जैसे विजय माल्या ने किया था, ही डिक्लेयर्ड एज हिमसेल्फ एज एन इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो अब या तो हम खुद को ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें और हम कह दें कि नहीं हम डिफॉल्टर, अब हम नहीं पे कर सकते, या फिर बैंक मुझे डिफॉल्टर डिक्लेयर करे इनवॉलेंटरी। ठीक है, तो ये दो कुछ तरीके होते हैं जिससे आप डिफॉल्टर डिक्लेयर हो सकते हैं। कॉर्पोरेट डिफॉल्टिंग एक अलग चीज़ होता है, बट अगर आप जनरल सेंस की बात करें तो ये कुछ तरीके के डिफ़ॉल्ट्स हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बैड बैंक्स और एनपीए बढ़ने के कारण बैंक्स पे बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अब देखो जैसे मान लो कि कोई एक बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक मान लेते हैं, और यहाँ पर हैं हमारे, किसको मान लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी एक पर्सन ले लेते हैं। यहाँ पर एक बैंक है और यहाँ पर कोई रामू भाई साहब हैं, इन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक ने इनको लोन दे दिया घर बनाने के लिए कि लो भाई अपना घर बना लो, और रामू भाई साहब को लोन मिला 1 लाख रुपया। ठीक है, इन्होंने कहा कि 1 लाख मुझे दे दो, मैं आराम से घर बना लूँगा, और 4% का इंटरेस्ट रेट था, बहुत कम हो गया, 4% का इंटरेस्ट रेट दे दिया, चलो ठीक है। अब बैंक को ये कुछ क्या हुआ कि शुरुआत के कुछ टाइम तक तो ये 10,000 12,000 रुपये ऐसे दिए जा रहे थे। बाद में इनका टोटल बच जाता है 40,000 रुपये, जो ये नहीं दे पाते हैं। ये बोलते हैं कि भाई अब हम नहीं दे पाएंगे, तो बैंक क्या करेगा, अच्छा इनको जब लोन दिया होगा तो कुछ एसेट्स दिए होंगे इन्होंने कि भाई अब कुछ पैसे दोगे तो कुछ ना कुछ आपको एसेट देना पड़ेगा। अब उसमें कुछ गिरवी क्या रखोगे, इन्होंने कहा कि तुम मेरी 2 लाख रुपए की ये ले जाओ यार, सोने की चेन है मेरी, बड़ी सुंदर सी मेरी बीवी पहनती है, मैंने उसे शादी में गिफ्ट करा था, वो दे दिया। तो अब बैंक क्या करेगी, बैंक इसको डिफ़ॉल्टर घोषित करेगी। पहली बात तो डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया बैंक ने, और फिर बैंक इसको सेल करेगा। तो प्रॉब्लम क्या होता था, बैंक से अब हम लोगों को क्या लग रहा है, हाँ चलो बैंक ने सेल कर दिया, बैंक ने अपने पैसे ले लिए, नहीं, बैंक को लॉस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली उतना पैसा नहीं आ पाता, कम ही आ पाता है। तो ये कुछ इस तरीके से, अब इसमें भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस हैं, आगे जब पढ़ोगे आप लॉ पढ़ोगे, सार्फेसाई एक्ट पढ़ोगे, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहाँ पर पर्सन खुद बोलता है बैंक को कि भाई वेव ऑफ कर दो, कुछ हम 80% पैसा दे देते हैं, बाकी हम नहीं दे पाएंगे, वो बाकी पर्सन दे देता है ऐसे। या फिर आदमी ये कहेगा कि भाई इंटरेस्ट रेट कुछ कम कर दीजिए, कुछ दिन के लिए रुक जाइए, बाद में फिर कर लेना। तो ये कुछ तरीके होते हैं अलग अलग जिससे ये कंट्रोल किया जा सकता है। एक और तरीका होता है, ये तो चलो छोटा सा लोन था, अगर मान लो यही 1 लाख करोड़ का लोन है और उतना वो नहीं दे पा रहा है, वो 40 लाख करोड़ नहीं, उसमें से 40,000 करोड़ नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करेगा बैंक, अब बैंक ने कहा कि बैंक ने एक बॉडी बना ली। बैंक ने कहा कि भाई अब रोज़ रोज़ बैंक किसी के घर नहीं जा सकता, अच्छा नहीं लगता है। कि अच्छा लगेगा एसबीआई का मैनेजर आ रहा है तुम्हारे घर के बगल में और बोल रहा है ए चलो लोन दो, लोन का पैसा दे दो, अच्छा नहीं लगता है ना। अब किसी के बगल में आएगा, उससे क्या होता है, बैंक की छवि खराब होती है, बैंक की इमेज खराब होती है उसके कारण से। अब ये इमेज तो बैंक को सुधार के रखना है अपना, तो बैंक ने क्या किया, एक डीआरटी बना दिया।
डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT। ये सनी देओल वाले पार्ट में हम देखेंगे। DRT देखो, इसलिए दोनों टॉपिक को ना कंबाइनली पढ़ो, डाइवोर्स करके मत पढ़ना। DRT बना दिया बैंक ने। ये DRT बनी 1993 में, और उस टाइम पे एक कमीशन थी, उस कमीशन का नाम आप याद रखो, दैट इज द नरसिम्हन कमेटी। और ये नरसिम्हन की 2 कमेटी थी, ये नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी थी, ठीक है। लेकिन DRT उतना इफेक्टिव रहा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे DRT का कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं था, कोई इसको लीगली कंट्रोल ही नहीं कर रहा था। तो 1998 में एक और कमेटी बनी, दैट वाज नरसिम्हन 2, और इन्होंने एग्जिम बैंक्स वगैरह या फिर और ओपनिंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस की बात की, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सारफेसाई, सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो उसके बाद में बात करेंगे। अभी सारफेसाई के अंदर इन्होंने 2002 में एक एक्ट लेके आ गए, जिससे इसको गवर्न किया जाने लगा। बट प्रॉब्लम क्या थी, DRTs क्या करते हैं, DRTs ज़्यादातर बेचेंगे, है ना, यही तो करेंगे, वो सामान लेके उसके घर पे धमकाएंगे, घर बेच देंगे। बहुत लोग घर गिरवी रखते हैं एजुकेशन लोन के लिए, तो घर ले लेंगे या घर बेचेंगे। तो लेकिन बिक तो हर चीज़ नहीं जाता ना, हर चीज़ नहीं बिक सकता आपको। अब मान लो ये तो चलो 1 लाख रामू भाई का था, विजय माल्या साहब वो तो लंबा चौड़ा लेके चले गए, नीरव मोदी उतना सामान खरीदेगा कौन, 5,000 करोड़ सहारा श्री पे भी है। तो बट हाँ, उन्होंने खुद डिक्लेयर नहीं कराया ऐसा कभी, बट वो कहते हैं कि हाँ भाई सेबी पैसा दे रहा है देगा, सेबी को हमने दे चुके हैं, सेबी देगा आपको, ठीक है। तो अब DRTs का क्या काम होता है, DRT वो सामान लेंगे बेचेंगे, लेकिन क्या उतना बेच पाएगा। तो गवर्नमेंट ने 2018 में एक प्रोविजन और लाया, फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टैब्लिश कंपनी बना रहे हैं, उसको उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया भी दिया, उन्होंने कहा कि तुम खरीदो ऐसे अगर सामान होता है तो, और फिर वो फिर लोगों को बेचता है, उससे वो पैसे कमाता है। तो ये चीज़ चल रहा था। तो लेकिन DRT वाले पूरे प्रोसीजर में, ये सारफेसाई वाले पूरे प्रोसीजर में, ये डिफॉल्टर्स के लिए ही है बेसिकली, तो इस पूरे कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है। DRT वाले पूरे प्रोसीजर में क्या हो रहा है कि बेचाई खरीदी का काम हो रहा है, कोई सिंपल भाषा में काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं चल रहा ना कि बैठ के बात करते हैं, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। और DRT स्पेशल कोर्ट बनाया गया, सिविल कोर्ट में पहले क्या करते थे लोग, सिविल कोर्ट में चले जाते थे और स्टे लेके आ गए, हो लिया बैंक का कल्याण। लेकिन अब डायरेक्टली DRT में, और हायर कोर्ट ऑफ अपील हाई कोर्ट है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये होता था कि DRT भाई कोई बीच का रास्ता निकालती नहीं थी, वो तो सीधा बेचो। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए 2008-10 के बाद एक आया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, 17 में आया था आई गेस, हाँ। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर एनक्लैट वगैरह चीज़ें आई, नेशनल कंपनी लॉट एपिलेट ट्रिब्यूनल और NCLT, इन सब के बारे में बात हुई, जिसमें कहा गया कि भाई जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे, फिर क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। उसमें उन्होंने क्या कहा कि पर्सन का आप क्या करिएगा कि कोई भी पर्सन है उसमें कैसे जोड़ा जाएगा उसका टोटल, कि भाई कितना असेट गया है उसका। तो उसका आप सबसे पहले ये देखिए कि भाई उसका कैपिटल असेट कितना है, ठीक है, प्लस लॉस या प्रॉफिट जो कमा रहा है, प्लस नेट वर्थ कितना है, प्लस उसने कितना का डिफ़ॉल्ट मारा है। ये टोटल आप जोड़ करके जो फाइनल अमाउंट निकालिएगा तो वो चीज़ आपका निकल के आएगा कि भाई उस पर्सन पे इतना है टोटल। तो ये था पूरा DRT एंड बैड बैंक्स बनाने का पीछे का मेथड। अब इससे NPA से क्या होता है, वापस NPA पे आ जाए। NPA से क्या होता है, RBI लॉस में ही है ऑब्वियसली, क्योंकि देखो अब बैंक्स ने ये कहा कि जब स्टार्टिंग में बैंक्स बने 59-69 में, जब नेशनलाइजेशन वगैरह हुआ 69 के बाद, जिसमें 14 बैंक्स हुए, फिर 6 बैंक नेशनलाइज हुए आगे इंदिरा गांधी के रेजिम में ही। तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मान लो अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया, मान लो कि कोई एक आदमी है, इसको एक नए तरीके से समझते हैं, ये बैंक है, ठीक है, ये आपका बैंक है, ये कॉमन पब्लिक है, CP है, ये CP वाले लोग हैं, और ये है आपको बड़ी कंपनी जो कि डिफ़ॉल्टर है। इसको लोगों ने यहाँ पे जमा किए हुए थे, बहुत सारे लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में, पीपल ट्रस्ट बैंक, भाई यहाँ पर भी लोगों ने ट्रस्ट कर रखा था, और इसने बैंक ने इसको लोन दिया। कितना लोन दिया, तो 5,000 करोड़। तो अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बैंक क्या करता है, अब मान लो ये डिफ़ॉल्ट कर गया तो लोगों का पैसा कहाँ गया, लोगों ने कहा कि हाय दादा हमारा पैसा। तो बैंक क्या करता है कि बैंक कुछ परसेंट जो है वो सेव करके रखता है एज अ आपको अब किस तरीके से इसको बताए कि जैसे आप इसको मान लीजिए कि ये कुछ तरीके से बैंक जो है वो एक सेव करके रखता है उसका कुछ एक परसेंटेज, ठीक है, जिसमें वो सेविंग कर रहा है बैंक अपना। तो ये जब आपको है तो इसमें टोटल अमाउंट आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि 5 लाख तक का ही पैसा आपको वापस मिलेगा इसमें, तो ये एक लिमिटेशन है इसका। और NPA का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या कि भाई इससे तो बैंक का प्रीमियम ही गया,
और बैंक का रखा हुआ पैसा जो कि बैंक को रखना है अपने पास, है ना, लिक्विडिटी रेशियो का एस एल आर है, लेवरेज एक मेंटेन रखना है बैंक को, अपना सी आर आर मेंटेन रखना है, वहाँ से पैसा उठाता है बैंक। अब बैंक अगर वहाँ से पैसा उठाएगा तो किसको लॉस होगा, बैंक को लॉस होगा। तो दीज एन पी एज आर द प्रॉब्लम। तो अब इसको ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, पहले भी गवर्नमेंट ने काम किया है, गवर्नमेंट ने उत्कर्ष लेके आया, गवर्नमेंट उत्कर्ष लेके आया, फिर उसके बाद और वेब ब्राउजर्स लेके आई गवर्नमेंट की, जिससे हम पता कर सके। प्लस गवर्नमेंट ने उसके बाद एक डिफ़ॉल्टर्स का एक प्रॉपर वो रखा कि भाई कोई भी कंपनी जो है उसको एक नंबर दिया जाएगा। अगर आप कहीं भी मान लीजिए कि कोई इंडिया में डिफ़ॉल्टर है, ठीक है, बाहर उसको पता नहीं कर सकते आप डिफ़ॉल्टर है कि नहीं है, बाहर वो जाके लोन ले ले, तो उसको एक नंबर दे दिया गया कि भाई आप जब तक ये, जैसे कि आधार दिया जाता है वैसे एक 12 डिजिट का नंबर दिया गया, फिर अगर वो नंबर आप दिखाओगे तभी आपको बाकी का कहीं लोन मिलेगा। फिर उसके बाद आरबीआई धीरे धीरे बेसल्स की तरफ बढ़ रही है। बेसल नॉर्म्स, ये बेसिकली स्विट्जरलैंड में नॉर्म्स एस्टेब्लिश हुए थे, बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2 और बेसल नॉर्म 3 के बारे में भी आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। बेसल इज इन स्विट्जरलैंड। इसमें कहा गया बेसल 1 में 8% तक आप अपने पास रखिएगा, बेसल 2 में भी 8% की बात किया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एसेट्स के बारे में भी बात किया गया, इसमें लेवरेज, सी आर आर, एस एल आर, बाकी चीज़ों के भी बारे में बात किया गया। इसमें ये बढ़ा के 9% कर दिया गया और आरबीआई 9.5% कह रही है कि एटलीस्ट 9% तक आप सेव करके रखिए अपने पास। तो ये थे बेसल्स नॉर्म, बेसल इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये किस लिए है बेसल 1, 2, 3। तो आई होप कि एक पूरा इमेज क्लियर हो गया होगा बैड बैंक्स का। तो पीपीटी में यार सब कुछ लिखा है, बट पहले यहाँ से समझ लो चीज़ें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब फ्रिक्शनलेस क्रेडिट करने के लिए अब गवर्नमेंट आरबीआई क्या कर रही है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म बना रही है, जिस पे आप जाइएगा और आपको आसानी से लोन मिल सकता है। सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेटर है, ठीक है, उसमें वो डेटा सेव रहेंगे। तो अकाउंट एग्रीगेटर्स, बैंक, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सब इससे ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक ने भी पॉइंट किया है कि ये इंप्रूव करेगा इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ फैक्ट बेस्ड एंड क्विक क्रेडिट असेसमेंट। पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है बेसिकली। और द प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू इवेल्युएट एंड अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स एबिलिटी, कि भाई जैसे मान लो कि अगर हम लोन, जैसे याद है कि एक होता है सिबिल स्कोर, ठीक है, सिबिल स्कोर होता है और कॉर्पोरेट्स के लिए अलग सिबिल स्कोर नंबर्स में होता है फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और कॉर्पोरेट्स के लिए बात करें तो वो ए प्लस, बी प्लस ऐसे डिसाइड होता है। तो वैसे इधर है, उन्होंने कहा कि रीपेमेंट की कैपेसिटी पता चल जाएगी तो उस हिसाब से हम लोन न दे या ना दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड टू एंड डिजिटाइजेशन होगा इसमें। पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में इसका, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। और बाकी ये होली ओन बाय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इसको ओन करेगा। एंड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंटरफेस है, ये पूरा प्लग एंड प्ले है, अभी पूरा नया नया है। ई-केवाईसी, आधार, ई साइन वगैरह इसमें दस्तावेज लगेंगे, ठीक है। बाकी ऑल इन ऑल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स वुड ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, क्विकर डिसिप्लिन एंड स्केलेबिलिटी। मतलब आप बहुत अच्छे लेवल तक इसमें पता कर सकते हो किसी के भी बारे में। तो ये था, आई होप कि यहाँ पर ये आइडिया लग गया होगा क्या है। और सनी देओल वाला भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, वो पूरा चार्ट जो पीछे हमने पढ़ा था ये वाला। जिन लोगों ने ये नहीं सुना है पहले ये सुनो, वापस से पीपीटी पे आना, बिकॉज दिस पार्ट इज समवॉट समवेयर इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी यार आरबीआई के बारे में तो पता ही होगा ना, आरबीआई में क्या ये हिल्टन यंग कमीशन थी, 27 में बनी थी ये कमीशन, इसने रिकमेंडेशंस दिया था आरबीआई को। और फिर आरबीआई बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी 1929 में जो डिप्रेशन आया उसके बाद थोड़ा सा ज़रूरत पड़ गई आरबीआई की। और आरबीआई का पहला गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर वॉज सी डी देशमुख। 1934 के एक्ट से 1935 में बनी और 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हो गई। और आरबीआई के करंट गवर्नर शक्तिकांता दास। आरबीआई के टोटल गवर्नर 3 होते हैं, डेप्यूटी प्लस 1 आपके जो मेन गवर्नर होते हैं। 10 लोग बाकी सेंट्रल बैंक से आते हैं, 2 अलग से आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और 4 रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ये पूरा आरबीआई का स्ट्रक्चर है। चलिए ये देखते हैं भाई, स्पेन जीत लिया है विमेंस वर्ल्ड कप, तो इसमें पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इंग्लैंड के अगेंस्ट जीता था फॉर बोथ, दोनों पहले ये रेफरी इसमें टोरी पेंसो थे, स्टार्टेड इन 1991। और स्पेन की एंटा बोनमाटी इन्होंने स्कोर किया है 3 टाइम्स। इनको किसको क्या मिला है, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोब, गोल्डन बॉल, ये सब अवार्ड्स जो होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस दिस लिंक, इसको रेफर करना, ये फीफा का ही साइट है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द फैक्ट्स अगेन बिकॉज ये आपका ही टाइम लेगा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, वो नाम है, याद करना है, ठीक है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है, 1904 में स्टार्ट हुआ, पेरिस फ्रांस से। एंड जियानी इन्फेंटिनो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द फीफा, ये थोड़ा सा याद रखना, आपको आ सकता है किसी भी एग्जाम में। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट बराबर इसके लिए काम कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन पे। बस दे आर सर्टेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन,
पिंक हाइड्रोजन जो कि मतलब आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है, ग्रे हाइड्रोजन जो कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिक्स होता है, ब्लू हाइड्रोजन आपका इधर से आता है, जस्ट वेट, ब्लू हाइड्रोजन इज फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वाटर, और फिर उससे जो हाइड्रोजन निकलता है दैट इज द ग्रीन हाइड्रोजन। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर द गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर इंडिया। ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी है, डिसाइड करेगा कि एमिशन के रिगार्डिंग और इंक्लूडिंग वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस सबके बारे में, और 2 किलो से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट नहीं निकलना चाहिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड सेल इसको देखेंगे, और स्कोप डेफिनेशन बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्रोजेक्शन मेथड ये यूज़ कर रहे हैं, बायोमास प्रोडक्शन मेथड बेसिकली, ताकि पूरा ग्रीन रहे। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है भाई, ग्रीन हाउस गैसेज डज नॉट रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज नहीं होता इसमें, और ग्रीन हाइड्रोजन इज द नेम गिवन टू द हाइड्रोजन गिफ्ट दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर पावर वगैरह से जो है निकाली जाती है उसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ये फ्यूल सेल है, बाकी आप इसमें देख ही चुके हो। कालका शिमला रेलवे लाइन, अब यहाँ पर हुआ क्या है ये देखना जरूरी है, फ्लड्स आए, हैवी रेन हुआ है, 94 किलोमीटर लंबा डिसरप्ट हुआ है। अब देखते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है कालका शिमला, 8 जुलाई में इसको जब ग्लोबल रिसेशन हुआ था उस टाइम पे इसको दिया गया। इट इज़ लोकेटेड एट, अच्छा बेसल नॉर्म्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, पहला बेसल आया था 1998 में, वो याद रखना, और जो बेसल 3 है वो 2008 में आया था GFC के बारे में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो ये बातें याद रखना, अच्छी बातें हैं, प्यारी बातें हैं। टॉय ट्रेन वगैरह यहाँ पे चलता है, इसको थोड़ा सा इंडियन रेलवे से भी लिंक कर लो। अगर जिसको ज़्यादा लिंक करना हो आप उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट वाला वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने सब कुछ डाल रखा है ट्रेन के बारे में, ठीक है। और इसके बाद UN की ऑर्गेनाइजेशन 1946 में आई, कल्चर वगैरह को नॉमिनेट करती है ये। प्राइस इन फ्रांस, मतलब कल्चर वगैरह को देखती है और उसको सराहना भी करती है अपने शब्दों में। और प्राइमरी गोल्स ऑफ यूनेस्को है क्या कि पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए, और यूनेस्को बिलीव करता है बिल्डिंग इन जस्ट पीसफुल, सो दीज आर द वर्ड्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू एंटर अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज़ ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। तो सनी देओल का क्या हुआ है भाई, ये देखना जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 55-56 करोड़ का इनको नोटिस दिया, 55 करोड़ का बेसिकली टोटल अमाउंट, और कहा कि भाई आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपने जो होम लोन लिया था वो नहीं आपने पे किया है। 2019 से ये गुरदासपुर के MP है, और जो इनको नोटिस आया है वो सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स 1882 के अंदर आया है। वो क्या बोलता है कि अ मॉर्टगेज इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, हियर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द सनी देओल्स हाउस फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस बाय वे ऑफ लोन। कि मान लो कि कोई लोन लिया गया है किसी पर्सन ने, तो उसका जो पर्पस है वो वाला जिस पर्पस के लिए लिया गया था वो हम वापस ले सकते हैं, यानी बैंक घर बेच करके वो ले सकते हैं, दैट इज द DRT, यही DRT का काम है। तो अभी देखो क्या है इसमें, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। फोरक्लोजर प्रोसेस के लिए 30 दिन पहले का नोटिस दिया जाता है, और सिविल कोर्ट नहीं बल्कि कैरियर आउट बाय सिविल कोर्ट, हाउएवर इन केस ऑफ बैंक लोन सार्फिसाई देखता है 30 दिन का नोटिस देता है। सेक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 नरसिम्हन कमेटी 2 का रिकमेंडेशन था ये। DRTs क्या होते हैं, डेब्ट रिकवरी, ये एस्टैब्लिश किया जाता है बैंक्स के थ्रू, कि बैंक खुद ना जाके DRTs को भेजती हैं कि आप जाओ, ठीक है। DRT सेटअप फॉर पासिंग ऑफ रिकवरी ऑफ डेट्स 1993 में बना था ये। और सेक्शन 3 अपील अगेंस्ट DRTs लाई बिफोर द डेप्ट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल, वही NCLAT और NCLT जैसा ये काम करता है। DRTs प्रिसाइडेड बाय प्रीसीडिंग ऑफिसर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो कि क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, 5 years ऑफ एज और 62 whatever is earlier। नो कोर्ट इन द कंट्री अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बताया ही है अभी जस्ट, हाई कोर्ट में अपील जा सकता है इसका। 226 227 कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जुरिस्डिक्शन मैटर करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट रेज की थी 10 लाख और 20 लाख उससे ऊपर के एप्लीकेशन को भी DRTs देख सकता है। तो कहीं ना कहीं ये NPS को टैकल करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। प्लस एक इशू आया है रिलेटेड टू द INS त्रिकंद बेसिकली यहाँ पर मतलब रिसीव किया गया एक वार्म वेलकम एट बंदर अब्बास पोर्ट। दिस बंदर अब्बास पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द इंडिया रशिया रिलेशनशिप। एक प्रोजेक्ट है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, 2000 में स्टार्ट हुआ था। पहले हम इंडिया से अगर ट्रेड कर रहे थे तो हम रेड सी के थ्रू मेडिटेरेनियन होते हुए, अटलांटिक होते हुए, इधर से बाल्टिक सी होते हुए तब हम रशिया पहुंचते थे। रशिया के रिलेशंस कुछ मेडिटेरेनियन कंट्रीज से अच्छे नहीं हैं और हमें भी थोड़ा एक्सप्लोर करना था, तो हमने क्या किया, बंदर अब्बास, और यहाँ पर एक पोर्ट मेंशन नहीं है, डैट इज़ द, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, बंदर अब्बास के नीचे इधर चाबाहार पोर्ट, इस पे UN के सैंक्शंस लगे हैं, ठीक है। ये डुअल लाइन है, बंदर अब्बास इज अ सिंगल लाइन, फिर यहाँ से बाकू से अस्तरखान, फिर मॉस्को और फिर सेंट पीटर्सबर्ग जा सकते हैं आप। प्लस अगर आप ध्यान दें तो बाकू में यहाँ पर कैस्पियन सी जो है
आप इधर से यूरोपियन यूनियन भी जा सकते हैं और इधर से पाकिस्तान और युगुर प्रोविंस दैट इज जिनजियांग भी जा सकते हैं, चाइना। इधर जाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, अशगाबात एग्रीमेंट, जिसके तहत जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और बाकी कंट्रीज उसमें ट्रेड करेंगे और इंडिया उसका पार्ट है, ठीक है। टू बी प्रिसाइज अगर थोड़ी सी और बात करें इस INSTC के बारे में, तो ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशंस। कैस्पियन सी, अजरबैजान एंड कंप्लीट 2000 में स्टार्ट हुआ था, जो भी हम लोगों ने बात की। त्रिकंद एक तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फटीग है इंडियन नेवी का, ये थर्ड एंड फाइनल शिप है, सेकंड बैच ऑफ तलवार क्लास फ्राइगेट्स ऑफ द इंडियन नेवी। रिसेंटली प्रोजेक्ट 15 का भी रिलीज हुआ था, तो वो भी देखना। ये यंत्र शिपयार्ड इन कलिंगराड रशिया में बना था। ये कलिंगराड जो रीजन है वो आपको मिलेगा यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, वो बाल्टिक सी के पास मिलेगा। कमीशनिंग की बात करें 2013 में कमीशन हुआ, नेम्ड आफ्टर त्रिकंद फोर्ट, जो कि पोरबंदर गुजरात में है। ये इंडियन नेवी वेस्टर्न फ्लीट का पार्ट है। प्लस फीचर्स इसके देखे जाएँ तो वो 100 mm मेन गन, ये बाकी फीचर्स हैं इसके, बाकी देख लेना, इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा कुछ नहीं, इट इज़ कंप्लीट फैक्चुअल। नाउ कचातीवा कंट्रोवर्सी ये हम कर चुके हैं, प्लीज़ इसको पढ़ लेना। क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग द नीडलेस नीडिंग, ये देखना एक बार। और हरिकेन हिलेरी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लस एक वो देख सकते हो आप अगर आपका मन हो तो, फॉरेस्ट फायर जो हुआ है तो वो आप भी देख सकते हो एक बार कि क्या रीज़न है। बेसिकली एनवायरमेंट चेंज इज़ द मेन रीज़न कनाडा वगैरह का, तो फिर थोड़ा सा ये देखना। एंड रेस्ट इफ़ यू हैव एनी डाउट तो वील डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन एंड वील डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्पोर्ट्स की बात आई तो ये वाला का आंसर बता देना क्या है, बाकू या लिस्बन। एंड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इन फॉर्म ऑफ द इंडियन नेवी डेट हैव द फॉर्मेंटल पार्ट ऑफ एक्सरसाइज मलाबार, बताना कौन सा है। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस दैट आई एक्सपेक्ट यू to answer. So if you have any doubt you can mention in the comment section. Thank you. That's all from my side.